नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस में। अभी आप लोगों ने इतिहास की एक अति संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला देखी है। अब हम लोग अपने राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों का देखेंगे। देखिए, एग्जाम एकदम हमारा सिर पर है और हमें कुछ बातें हमेशा याद रखनी है कि एग्जाम में आप लोगों ने पर्याप्त पढ़ाई होगा और हमने भी कई सारे सवाल कराए हैं। और अब जो हम सेशन लेके आ रहे हैं, ये जो सेशन है हमारा, इसमें मैंने उन सवालों को निकाला है जहां से आयोग इस बार पुनः सवाल पूछ सकता है। और मेरा मत ये है कि इस बार आयोग पेपर थोड़ा सा लेंदी बनाएगा और लेंदी के साथ साथ वो एक ही सवालों में 2 से 3 सवाल पूछेगा। आयोग अब वो सवाल नहीं पूछने वाला है जिसके आधार पर एक पद्धति चली आ रही थी। एग्जामिनेशन बच्चे देते थे, एग्जामिनेशन में सवाल आते थे, नए सवालों बनाने की जो दर थी वो कम थी। तो आप लोग एक चीज बस याद करके जाइएगा कि इस बार सवाल होगा वो क्रम वाले सवाल। जैसे कि मैं जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बातें आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और सेशन में भी लाइव आते थे विद्यार्थी, वो सारे लाइव आए और सवालों की श्रृंखला बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोग से बता रहा हूँ जो बातें बहुत ही महत्व बातें आपको परीक्षा कक्ष में आपको बहुत चीजें जो हमेशा याद रखिएगा वो याद ये रखिएगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा, बहु संस्कृतवाद संबंधित जो परिभाषाएं दी हुई, वो देख लीजिएगा। एक न्यू फेमिनिज्म की बात की जा रही है। यह एक बहुत चर्चा का विषय रहा है। यह शब्द कैसे हुई है, शब्द की व्याख्या किस किसने दी है और इसका कालक्रम क्या है। ये चीज एक सबसे ज्यादा जरूरी याद रखिएगा। आप लोग आयोग है के क्रम को देख लीजिएगा, और वो भी कहाँ से क्रम को देखना है, 1980 के बाद के क्रम को देख लीजिएगा। जो जो वित्त आयोग बने हैं का एक क्रम है वो देख लीजिएगा। ये यहाँ से एक सवाल आपको वित्त आयोग के क्रम से एक सवाल मिलेगा। आपको एक सवाल मिलेगा उपराष्ट्रपति के क्रम से, ठीक। और एक सवाल आपको मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष के क्रम से। संभावना है यूपी के विधानसभा के अध्यक्ष से भी सवाल पूछने की, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो 4 से 5 सवाल, ये जो बातें मैंने बोली, यह सवाल निश्चित आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे आपको ये सवाल देखने को। ये बात हो गई। आप और कुछ बात, जॉन लॉक के जो राज्य के जो सिद्धांत है उसकी जो परिभाषाएं हैं, जॉन लॉक्स और हॉब्स की जो राज्य के विषय में जो परिभाषाएं दी हुई हैं, उन परिभाषाओं को एक बार स्पष्ट कर लीजिएगा। वो परिभाषाएं हमेशा कंफ्यूजिंग, जॉन लॉक और हॉब्स के राज्य के विषय में परिभाषा है। और भारत के धर्मनिरपेक्ष के विषय में स्वामी विवेकानंद, और धर्म के विषय में अरस्तु का जो कथन है वह, ये 2 से 3 चीजें आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम में अभी साथ जो हमारी क्लासेस चलेंगी, इसके बीच में भी मैं कुछ बातें आपको बताता रहूंगा जो एग्जाम के लिए समान रूप से। आइए हम लोग अपना इस सवाल अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थी आते थे जो 2 घंटे डेली आते थे, अब अपने सेशन में आए और इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कराना है करिए। आप लोग अपने दोस्त भी जिनके लिए भी एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम है 16-18 को, सारे विद्यार्थी आके इस सेशन को, ठीक। आइए हम लोग अपने सवालों को इसमें इसमें प्रीवियस ईयर भी है और नए सवाल भी हैं। और जैसे कि और सवालों को प्रीवियस ईयर में से कुछ नए सवाल बनाए गए हैं कि वो वहां से क्या पूछ सकता है, और जो चर्चाएं मैं करूंगा वह बहुत महत्व। आइए हम सवालों की अपने देखते हैं कहाँ से सवाल पूछ रहा है आयोग। अब पूछा संविधान निर्माता सभा पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मित सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जा रही, स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जा रही, तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन होगा। अब देखिए, मैंने जब मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा था तब भी मैंने ये बात बोली थी। एन रॉय को समझ लीजिएगा, एम एन रॉय को समझ लीजिएगा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों का क्या है, दोनों किससे किससे संबंधित है। अब बी आर अम्बेडकर हमारे किससे संबंधित है, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे प्रथम कानून मंत्री के संदर्भ में है, ठीक। और एनी बेसेंट क्या है, एनी बेसेंट अभी जो हमारे क्या कहते हैं स्वदास समिति थी उसका उनका 100-150वां वर्ष पूरा हुआ है। एनी बेसेंट की से भी सवाल पूछा जा सकता है।
और स्वदास जो हैं उनसे सवाल पूछा जा सकता है। हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। यहीं से ही सवाल, यहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी सवाल, बीएचयू की स्थापना से उसके क्रम से एक बार सवाल आ सकता है। ठीक, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत का एक संविधान होगा, इसका निर्माण का जो प्रस्ताव है वह किसमें किया गया था? सबसे पहले हमारा देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्रिप्स मिशन में किया गया था कि कैबिनेट मिशन में किया गया था, साइमन कमीशन में किया गया था, भारत सरकार सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। जो प्रस्ताव की बात की जा रही है वह प्रस्ताव जो था वही क्रिप्स प्रस्ताव था। क्रिप्स प्रस्ताव में जो सदस्यों के जो नाम पूछे जाते हैं वह सदस्यों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें सदस्यों के नाम भी पता होना चाहिए, और साथ में साथ एक अंतर और हमें पता होना चाहिए, जो क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन में जो लोग थे और जो कैबिनेट मिशन में लोग थे, दोनों में समान रूप से कौन उपयोग है। अब देखिए सवाल जो आ रहे हैं ना, आयोग जो सवालों का जो अब जो सवालों का जो ट्रेंड है वो 2 से 3 सवालों को मर्ज कर दे रहा है। अब जब सवाल मर्ज हो जा रहे हैं तो सवाल टफ हो जा रहे हैं। अब तीसरा सवाल है ना, इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए मैंने बताया ना, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन का कौन कौन सदस्य था। तो इसमें कौन कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? क्रिप्स क्रिप्स महोदय तो थे, अलेक्जेंडर भी थे, पेंथलॉरेंस भी थे। कौन नहीं थे? हाँ, विलियम वुड्स नहीं थे, विलियम वुड्स। ठीक है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित में से एक प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात, कैबिनेट मिशन जो था, जो हमारा प्रारंभ कैबिनेट मिशन था, साथ ही में अब हमें वर्तमान का भी ये पता होना चाहिए, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कितनी जनसंख्या पे कितना अनुपात है, और यह अवधारणा हमने किस संविधान से ली है, यह बात भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति के निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की बात की जा रही है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? हाँ, ठीक, कब है? 25 अगस्त 1946 को की। अब आप लोग मुझे ये बताइए, 24 2-3 डेट है, तारीखें हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की जो तारीख है ये पता होनी चाहिए। साथ में एक सवाल आप लोग मुझे बता, देखिए जहां तक मुझे लग रहा है ये सवाल आने की उम्मीद ज्यादा है, जो राष्ट्रीय गीत की बात की गई। ठीक, ये राष्ट्रीय गीत कब संविधान में स्वीकृत हुआ? पहला। और दूसरा, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत था उनके किन पदों को लिया गया है? जो पदों की संख्या है ना, वो पूरा राष्ट्रीय गीत नहीं लिया गया जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। जो अभी वर्तमान में जो विवाद का विषय था वो यही था, संपूर्ण राष्ट्रगीत को नहीं शामिल किया गया। तो यहां से मुझे लग रहा है इस बार सवाल पूछ सकता है वो कि वो कौन से पद थे। तो हमें यह याद रखना है कि वो पहले 2 पद थे, प्रारंभ के जो 2 पद हैं वो थे। वो आपको ऐसे पूछेगा कि प्रारंभिक पद, प्रारंभिक 2 पद, फिर अंतिम 2 पद, फिर अन्य में से कोई नहीं, या ऐसी कोई तीसरा ऑप्शन बना लेगा। ठीक है, तो ये बात मुझे जहां तक है कि ये सवाल आने की उम्मीद राष्ट्रगीत से अब की बार है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? अब सदस्य नहीं है थे बताने थे, अब ये हम कैसे बता पाएंगे? ठीक, ये हम कैसे बता पाएंगे सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? श्री राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, हमारे डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं थे। तो तीसरे छठवें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एस राधा कृष्णन हो जाएगा। ठीक, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? अब देखिए संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? वयस्क मताधिकार पे हुआ कि एक निर्वाचित सदस्यों द्वारा पूछा गया कि प्रांतीय सभाओं द्वारा
सीधे जनता ने किया? नहीं। हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के नामांकन द्वारा नहीं हुआ, राज्यों को शासन के नामांकन द्वारा नहीं हुआ, प्रांतीय सभाओं द्वारा ऐसे ही विभिन्न विभिन्न प्रांतीय सभाओं। अब कुछ लोगों का नाम याद रखना है। बी आर अम्बेडकर किस प्रांतीय सभा से संविधान सभा में गए थे, यह बात याद रखना है। बम्बे और कोलकाता में जो पूर्व का बांग्लादेश है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे भी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन प्रथम बैठक में कौन करता है? जो सबसे बुजुर्ग थे हमारे संविधान में, सबसे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन हुए? साथ में एक और चीज पता होनी चाहिए, वाचन। कुल कितने वाचन हुए? गुड इवनिंग। कुल कितने वो हुए? बारह। बारह अधिवेशन, 12। ठीक। आप लोग अब सेशन में आइए, पुराने विद्यार्थी थे सब, कहाँ हैं? सब आइए सेशन में। भारतीय संविधान निर्माण में जो सांवैधिक अधिकार की बात पूछ रहा है, ये सवाल देखिए 2 बार सवाल ये आ चुका है। हाँ, सवाल एक बार लोअर में भी पूछा है। देखिए यहीं पे लोग हम कंफ्यूज हो जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार की जब बात की जाती है, यहीं पे मैक्सिमम विद्यार्थी इसी शब्द में कंफ्यूजन। देखिए जहाँ पे संवैधानिक आ जाए, सार्वधानिक आ जाए, संवैधानिक आ जाए, ये सारी बातें एक। गैर संवैधानिक आ जाए, संविधान उत्तर बातें आ जाए, तो वह गैर संवैधानिक, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, कानून के द्वारा बनाया गया है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संविधान सलाहकार के निर्माण में समय दिया था, वो कौन थे हमारे? बी.एन. ठीक, बी.एन. रॉय थे। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था संविधान सभा का? प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था हमारे? ये बी.एन. रॉय के कार्य में अक्सर ये सवाल आता है कि बी.एन. रॉय का संबंध क्या है, उन्होंने ही कितने देशों के संविधान की गणना की थी? 60 देशों का संविधान। इन्हीं की सलाह पे बी आर अम्बेडकर ने भी पढ़ा था। ठीक। अगला सवाल, संविधान सभा में प्रथम भारतीय संविधान का तृतीय वाचन, मैंने कहा था ना वाचन से संबंधित सवाल आएगा, कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन। जब तृतीय वाचन की बात की जाएगी तो तृतीय वाचन कब आएगा? देखिए यहाँ पे तृतीय वाचन की बात पूछ रहा है। देखिए जब इसमें इसमें यहाँ पे सवाल को आयोग ने अपने अपने उसमें हटा दिया था क्योंकि यह 14 नवंबर नहीं है। माना तो उसने पहला था, लेकिन यहाँ 14 नवंबर नहीं है, यहाँ पे 17 नवंबर। यहाँ पे क्या है? 17 नवंबर 1949 है। ठीक। ये हो जाएगा 1949 हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, भारतीय संविधान क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा अधिनियमित किया जाएगा भारतीय संविधान को? हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारतीय संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो यह बात कहाँ पे है? यह कौन कर रहा है? भारत की संविधान सभा कर रहा। भारत की संविधान सभा का मतलब भारत की जनता कर रही है, भारत की, हम भारत के लोग कर रही हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में अरेंज करना। देखिए कालक्रम से सवाल मैं आपसे बता रहा हूं, यहां से कम आपको 10 सवाल, अब की बार आयोग 10 सवाल केवल कालक्रम से रहेंगे। यह तो आपको एग्जाम के बाद भी रहेगा, करके देख लीजिएगा, ये सवाल आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर। प्रथम बैठक 9 दिसंबर। और फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। हाँ। फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। ये बात याद रखिएगा, अगस्त। यहाँ से एक बार सवाल पूछा है कि कब किया गया था प्रारूप समिति का, जो गठन की जो तारीख है वह क्या है? 1947 है। ठीक है। भारत संविधान को
अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात जो की गई है वो कब है? वो जो संविधान में जो डेट लिखी हुई वो कब है? 26 नवंबर 1949 है। संविधान में जो संविधान की प्रवृत्ति मतलब कि संविधान के लागू होने की जो तिथि है, संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? ये लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 26 जैन 1950। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक, चौथा जो है वो सबसे पहले हो जाएगा, पहला ये यहाँ पे ऐसे देखिए, जब भी कालक्रम का सवाल आए तो हमें ऐसे ही सवालों को लिखना है, ऐसे ही हम उसके आगे तारीख और डेट लिख देंगे, आराम से फिर कर लेंगे। तो चौथा पहला क्या हो जाएगा? चौथा पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा सवाल हो जाएगा ए। ठीक, अगला, भारतीय संविधान ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? अभी मैंने बताया था प्रारूप समिति के गठन से सवाल 29 अगस्त 1943, सवाल यहां से आता ही आता है। तो अगला सवाल, संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, उद्देशिका का विचार लिया गया है और उद्देशिका की भाषा ली गई है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार जो है वह लिया गया है यूएसए के संविधान से, और भाषा जो ली गई है ये याद रखना है, भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, अगला सवाल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बता रहा है कि पदानुक्रमण है ना, वो हमें पता होना चाहिए कि सर्वोच्च कौन है, किसकी सर्वोच्चता है। क्या धर्म की सर्वोच्चता है? नहीं। संसद की सर्वोच्चता है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता है? नहीं। किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। जहाँ पे संविधान मौन होगा वहां पे प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसकी आत्मा है वो। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना निम्नलिखित देश से ली गई है। भारत में जुडिशरी कहाँ से ली गई है? पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि जुडिशरी कहाँ से ली गई है तो उससे संबंधित प्रावधान, जो संशोधित प्रावधान है वो भी वहीं से लिए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अब इसके से संबंधित आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 13, 51, 52। ठीक, ऐसे आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। अगला, भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? किस देश की पद्धति? भारत का संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का जो वर्गीकरण, जो शक्तियों का जो विभाजन है वह कैसे है? तो वो कहाँ से लिया गया है? वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, इसकी संकल्पना जो है वह कहाँ से प्रारंभ किया गया? राज्यों के संघ की संकल्पना कहाँ से प्रारंभ की गई? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। मतलब ये किस अधिनियम के द्वारा इसको भारतीय संविधान में लागू किया गया, यह इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, यह इस बात का तात्पर्य का कहने का सीन यह सब तात्पर्य है कि वो जो राज्य और संघों की जो बात की गई, जो संघात्मक व्यवस्था की जो बात की गई है वह कहाँ का संविधान है? वह हमारा कनाडा का ही संविधान है। ठीक है, अगला सवाल, भारत के संविधान निर्माताओं में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। अब समवर्ती देखिए, संघवाद हमेशा आयोग कहाँ से पूछता है सवाल? संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों से पूछता है। संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या क्या है? हमें ये बात भी स्पष्ट पता होनी चाहिए कि संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है। क्या संविधान लिखित होना चाहिए? क्या संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्ति का जो वर्गीकरण है वह स्पष्ट होना चाहिए? इसकी बात भी कहाँ से ली गई है? हाँ, ये कहाँ से ली गई है? ये हमारे समवर्ती सूची में जो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अब देखिए, सही नहीं है ये तभी हम बता पाएंगे जब हमें पता होगा कौन सा सही है। तो ये ऐसे सवाल अक्सर जब भी ऐसे सवाल आए तो हमें हमें क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेना है कि वह किससे संबंधित है, वो क्या पूछ रहा है, सही
नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, नागरिकता संविधान के भाग 2 में हाँ, 5 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, मौलिक अधिकार भाग 3 में हाँ ठीक है। मौलिक कर्तव्य, ये इसके भी अनुच्छेद पता होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है बताना है, कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, तीसरा भाग है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, दूसरा भाग है। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है, हाँ भाई ये बात सही है। पांचवा भाग नीति निर्देशक तत्व नहीं, चौथा है। और यहाँ पे भी देखिए स्पष्ट होना चाहिए, ऐसे ही फंसाएगा ये, अगर उसको विवाद क्रिएट करना होगा वो इस सवाल में आपको फंसा देगा। ठीक, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ये पांचवा भाग नहीं है, यह क्या है, हाँ चौथा भाग है। ये चौथा भाग है, लेकिन ये क्या है, चौथे का ए भाग है। तो अति, अब सवाल ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं आ रहे, अब मोस्ट करेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सवाल के जो पूछे जाते हैं वो MCQ नहीं होता है, अब पूछे जाते हैं मोस्ट MAQ पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स पूछे जा रहे हैं, अकाउंटेबल आंसर पूछे जा रहे हैं कि जिसकी उपयोगिता ज्यादा है, कौन ज्यादा जवाबदेह है उस सवाल के प्रति। अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अब वो सवाल नहीं कि सीधा सीधा सवाल आपसे पूछे, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम को लगाइए कि संविधान में उल्लेखित व्यवस्थाएं, ठीक है उसके कालक्रम को लगाना है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके कालक्रम कालक्रम को हमें स्पष्ट करना है। ठीक, क्या हो जाएगा, सही कह रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, हाँ संघ, संघ और उसका ये पहले में ही दे दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद नागरिकता है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, फिर क्या है, मौलिक कर्तव्य है। देखिए उसी सवाल को, इससे पहले वाले सवाल को ही उसने घुमा दिया, ये सवाल टिपिकल बनाकर। ठीक, अगला सवाल, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 4 क, भारतीय संविधान का भाग 9 क। अब मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सा, देखिए एकदम एग्जैक्ट वही सवाल है, सवाल सवाल वही है, बस सवाल को जो पूछने का जो तरीका है वह आयोग ने बदल दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेरा पहला चौथा दूसरा। संविधान का भाग 9 क्या है, ठीक पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना। और ये क्या है, भाग 8 किससे संबंधित है, संघराज संबंध से संबंधित है। ठीक, और संविधान का भाग 4 का किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही नहीं है की बात करता है। अब देखिए सही है नहीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत सही नहीं है की बात करता है। क्या पंचायतें हैं भारतीय संविधान में, हाँ हैं। क्या भारतीय संविधान में नगर पालिकाएं हैं, हाँ हैं। क्या भारतीय संविधान में सहकारी समितियां हैं, हाँ हैं। तो क्या भारतीय संविधान में अधिकरण है, अथॉरिटीज की बात की गई है, भारतीय संविधान के अंतर्गत बात नहीं की गई थी, लेकिन संशोधन के माध्यम से इसको भी डाल दिया गया, मूल संविधान में ये सब बातें नहीं थी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, नए राज्यों के गठन की बात की गई है, और क्या कह रहा है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात की जा रही है। हाँ गुड मॉर्निंग, 27 का डी, ठीक है। ठीक, क्या हो जाए, प्रशासनिक अधिकरण क्या हो जाएंगे, प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में हो जाएगा, प्रशासनिक, यही यही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। देखिए जब अधिकरण की बात हो जाएगी ना, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 28 का क्या हो जा रहा है, 28 का हो जा रहा है 2143, 2143। ठीक, हाँ ये पूनम सिंह, हाँ सही है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अब देखिए वित्त विधेयक की बात कर रहा है, वित्त विधेयक के साथ साथ हमें क्या पता और होना चाहिए, हमें धन विधेयक भी पता होना चाहिए। तो वित्त विधेयक की बात किस किस अनुच्छेद में की गई है,
यह बात हमें स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। तो किस अनुच्छेद में की गई है? 117 में की गई है। ठीक है। और उसी की विवेचना की जो बात की गई है वह 119 में की गई है। फिर 121 में उसके संबंधित प्रावधान बताए गए। इससे संबंधित अनुच्छेदों की जो बात है वह कौन कौन सी? वो 119 भी है। 119 में क्या कहा गया है? ठीक, 119 ऐसा नहीं कि विधेयक से जो धन से संबंधित जो बातें हैं, लेकिन वो धन विधेयक के बारे में स्पष्ट करता है कि धन विधेयक को पारित कराने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या। तो वित्त विधेयक के बारे में कौन विशेष उपबंध की बात करता है? आर्टिकल 177। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अब सही नहीं है बताना है। हाँ, 30 नंबर सवाल बताइए पूनम जी। हाँ, 30 नंबर सवाल बताइए। सही है। 30 नंबर सवाल क्या है? समान कौन सही नहीं बताना है ना। देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की जो बात की गई है वह किसमें है? सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप लोग लेट हैं पूछना तो क्या हो जाएगा? प्रतिकरण की जो बात की गई है वह किसमें है? जब वह किसमें है? अनुच्छेद, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बस यहाँ पे आर्टिकल 50 हो जाता, सही हो जाता। ठीक, बाकी ये सही है। सामान्य न्याय और निःशुल्क न्याय व्यवस्था संशोधन करके डाली गई। 40 में ग्राम सभा के गठन, सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई है। एक बात और याद रखिएगा, 370 के कुछ प्रावधान याद कर लीजिएगा। अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें 370 से क्लॉज ए बी सी और क्लॉज डी में जो बातें कही गई हैं वहां से एक सवाल पूछ लिया गया था। ठीक, बिहार के एक एग्जाम में पूछा गया था। 30 का 31 सवाल नंबर बताइए। अनुच्छेद बताना है और किस अनुच्छेद का संबंध किस अधिनियम से है वह बताना है। ठीक है। छेद आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 है हमारा समानता के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 36 किससे संबंधित है? आर्टिकल 36 निषेधक तत्वों से संबंधित है। राज्य को परिभाषा के विषय में बताया गया है। ठीक, आर्टिकल 74 का संबंध किससे है? आर्टिकल 74 का संबंध मंत्रिपरिषद के गठन से है और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही के आधार पे होगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 360 है, संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक, अगला सवाल, संस्थाएं और अनुच्छेद के विषय में बताना है। वित्त आयोग का संबंध किससे है? संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात कहाँ की गई है? संघ लोक सेवा, अगर किसी संघ लोक सेवा आयोग के विखंडन की बात कहाँ की गई है? राज्यसभा को कब एक विशेष किस संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त है? यह भी पता होना चाहिए। जब वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगा तब राज्यसभा को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसका क्या हो जाएगा? संगठनों के विषय में बताइए। सही बताया है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? हाँ, भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध किससे? 148 में है। वित्त आयोग किसमें है? वित्त आयोग। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 200। वित्त आयोग का संबंध किससे है? 280 से है। 280 से है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ABCD, मतलब 3 4 1 2 1। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है बताना है। सही सम्मिलित नहीं है बताना। आप बताइए, अंतरराज्य परिषद किस में है? अंतरराज्य परिषद तो 263 में है। वित्त आयोग किस में है? 280 में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की गई है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की गई तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण 233 के कम है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक से सेवा आयोग की भी बात किस में की गई? 315 में की गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब ये क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। इसमें तो सारे के सारे सही हैं। तो अगर ऐसी बात आएगी, ऐसी बात अगर आएगी तो देखिए, यह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ना, यह मूल उसमें नहीं था। तो आयोग ने जो इसका उत्तर माना है वह प्रशासनिक न्यायाधिकरण। आयोग देखिए, पुरातन चीजों को ज्यादा सही मानता है, नूतन संशोधन को नहीं मानता है। यह मूल संविधान में है, यह मूल संविधान में है, यह मूल संविधान में है। अंतर क्या है? यह बीमेल वाले सवाल हैं, ऑड वाले सवाल हैं। इसमें आपको ये सवाल, देखिए सवालों का दृष्टिकोण भी हमें पता होना चाहिए कि हम सवाल को किस नजर से देख रहे हैं। एक सवाल रीजनिंग में पूछे जाते हैं ना। हाँ, एक सवाल जब रीजनिंग में पूछे जाते हैं कि ऑड का पता लगाइए, तो ये वह उस प्रकार के सवाल हैं। ऑड ऑड असंगत को पता लगाना है। ऐसे सवाल भी अब आयोग इस बार से पूछ रहा है, 2025 में
पहला एक्सपेरिमेंट अपने यूपी पीसीएस में देखने को मिला था। ठीक, किसका कोई कौन एक सही है, किसका एक सही सुमेलित है, यह बताना है। ठीक, सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आप लोग इस चीज को 192 का संबंध अनुच्छेद 192 का संबंध किससे है यह बताना है। 192 यहाँ पे गैप हो गया है, यहाँ पे है राज्य विधानमंडल की सत्ता। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। अब आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, आपात स्थिति की घोषणा कौन सा सही सम्मिलित है बताना है। ठीक, तो कौन सा सही सम्मिलित है, तो हमारा 352 है, यह हमारा सही है। ठीक, और सही यह भी है, लेकिन आयोग ने जो सवाल था वो इसमें था संसद के गठन की बात इसमें नहीं कही गई, न्याय के समक्ष क्षमता की बात इसमें नहीं कही गई। आर्टिकल 17 में क्या गया, अस्पष्टता उन्मूलन कहा गया है। ठीक है, सही है बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्तमान में भारत में, याद रखिएगा, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में, अभी 25 हैं। ठीक, कितने कितने का निर्माण कार्य चल रहा है, कितने का निर्माण काल चल रहा है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायालय के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, आर्टिकल 241 में की गई है, आर्टिकल 241 में की गई है। ठीक, अगला सवाल, तो आप जल्दी जल्दी देते रहिए। संविधान की अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों से संबंधित विषय दिए गए हैं, कौन सा विषय किससे संबंधित है। ठीक है, तीसरी अनुसूची का संबंध देखिए, मैंने एक ट्रिक आप लोग को हमेशा बताई थी कि देखिए अनुसूचियों को याद करने का क्या वो ट्रिक है, जैसे कि तीसरी अनुसूची है। ठीक, तीसरी में क्या हो सकता है, तीसरी में क्या हो सकता है, तीसरी में शपथ, तीसरी में 3 शब्द है, तो क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। और 5 और 6 को हमेशा याद रखना है, 5 और 6 ही जो है वह बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक, चतुर्थ में क्या है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। देखिए ये यहीं पे मिल गया, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, पश्चिम छठवें में क्या है, हाँ, आठवें में क्या है, नवम में क्या है। ठीक, भूमि सुधार संबंधित है, इसमें क्या है, भाषा है। ठीक, जनजाति क्षेत्रों के आरक्षण। ठीक है, सही हो गया, इसका क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 3 4 2 1। ठीक, अगला सवाल, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में 3 विधि सूचियों का प्रावधान किया गया है, तीनों सूची को किस किस अनुसूची में रखा गया है यह पूछ रहा है। तो यह कौन सी अनुसूची है हमारी, 7वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है। ठीक, अब इसके साथ ये भी पता होना चाहिए 7वीं अनुसूची कहाँ से ली गई। अब देखिए बताना है 7वीं अनुसूची 8वीं 9वीं 10वीं, बार बार सवाल पूछा है आयोग ने 7वीं और 6वीं को लेके, 7वीं और 7वीं, 7वीं 6वीं 5वीं, यह क्रम से आयोग एक बार सवाल पूछा है। तो भी यहीं पे बात आपको पता होनी चाहिए कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर किसके प्रशासन से संबंधित बात 5 में की गई है, किससे प्रशासन से संबंधित बात 6 में की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 7, ए का तीसरा हो जाएगा। 7वीं में विधायी शक्तियों के वितरण की बात की गई, संघ राज्य समवर्ती सूची की बात की गई है, बी में, हाँ ठीक है, भाषाओं की बात की गई है, 9वीं में बात की गई है हमारे कुछ अधिनियम को विशेष सुधार से संबंधित बात, सीधा लिख देगा। ठीक, 39 बताना है कौन सा एक सुगम सही नहीं है बताना है। ठीक, अब मैंने क्या कहा, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा है, तीसरा है, तो तीसरे में 3 शब्द हैं, तो यह बात हमारी सही है, तो यह बात क्या हो जाएगी, सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है, 10वीं में दल बदल सबसे अंतिम में जोड़ा गया, तो दल बदल ये भी सही। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है। 9वीं में क्या कर रहा है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये 9वीं नहीं, यह चौथी है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा,
यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो यह गलत हो जाएगा, ऐसे ही आयोग फंसाएगा आपको। 40 में बताना है राज्य सूची के विषय में। अब देखिए हमेशा अब देखिए राज्य सूची के विषय में कानून कौन बना रहा है, हु मेक द लॉ, लॉ कौन बना रहा है, और लॉ कौन बना रहा है, उसकी नियुक्तियां कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वैकेंसीज कौन निकाल रहा है। अगर ऐसे कोई सवाल आए, कोई विषय आ जाए, जैसे कोई सिंचाई का विषय आ जाए, हाँ तो सूची की क्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई से संबंधित विभाग है उसकी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी में आती है, क्या यूपीएससी में आती है, कौन सी किसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, इस आधार पे आप इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वह वह संघ सूची का विषय है कि वह राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, राज्य सूची के विषय में कौन सा हो जाएगा, राज्य सूची के विषय में है। अब देखिए निगम कर, कॉर्पोरेट कर कौन लेगा, ये केंद्र सरकार लेगी। जनगणना कौन कराता है, केंद्र सरकार कराती है। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का प्रयोजन कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। यदि रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। अब ये कैसे याद रखेंगे, आप अगर रेल में यात्रा कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप प्रयागराज से बनारस की यात्रा कर रहे हैं तो एक तो वहां की रेलवे पुलिस आरपीएफ रहती रहती है, एक उस प्रदेश की पुलिस रहेगी। अगर आप सीधा एमपी में पहुंच जाएंगे, आप जैसे ही सतना पहुंचेंगे, प्रयागराज से सतना की तरफ आप जाएंगे, सतना पहुंचते ही वहां की रेलवे पुलिस आ जाएगी, ठीक, जिसको जीआरपी में भी कहते हैं, वही पुलिस जीआरपी में जाती है। ऐसे इस बात को, नियुक्ति से संबंधित बात को समझिए, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, उसका संरक्षण कौन कर रहा है, उसको वेतन कौन दे रहा है। इन 3 चीजों को आप ध्यान करेंगे तो आपका सवाल ऐसे, ये कठिन सवाल बनता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत, और पूछा है नहीं है, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी संवर्ती सूची में शामिल है। अब देख बताइए, संवर्ती सूची में शामिल है, संवर्ती सूची के संबंध में शामिल होने का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कानून बना रहा है। अब कौन कौन कानून बना रहा है, ठीक है, सही है। देखिए अब देखिए, जो योगी जी ने जो दंड प्रक्रिया निकाली है अभी, कि हम अपने यहाँ नो हेलमेट नो पेट्रोल, ठीक, अगर आप फोन पे बात करते समय अगर आपको पकड़ा गया है गाड़ी चलाते हुए, तो यूपी में उसकी दंड प्रक्रिया अलग है, एमपी में अलग है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अलग है, ठीक। यह राज्य के विषय के साथ साथ यह केंद्र का भी विषय होता है। कुछ कुछ विषयों में राज्य बातें करता है, कुछ विषयों में केंद्र बातें करता है, अलग अलग विषय। तो यह समवर्ती सूची का विषय हो जाए, ठीक। अगर आपको नेशनल हाईवे पे चल रहा है तो वहां पे अगर आप गिर गए, अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, वहां पे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा वह केंद्र सरकार की योजना की तरफ से मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर आपका एक्सीडेंट होता है, उस सड़क पे एक्सीडेंट होता है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो ये ऐसे सवालों को देखना है, उन सब आप तक ने जितना पढ़ा है उन सभी चीजों को लगा देना है, ठीक। अब देखिए पुलिस है, पुलिस में 2 हैं, रेलवे पुलिस है, राज्य पुलिस है। तो यह किसका विषय है, पुलिस जो हो जाएगा यह राज्य सूची का विषय है। क्यों, क्योंकि रेलवे पुलिस पे भी राज्य कानून बनाता है, और पुलिस में सोचिए कि इस समय पुलिस की वैकेंसी आई होती है तो कौन वैकेंसी निकाल रहा है, राज्य सरकार निकाल रही है। केंद्र सरकार कौन सी एसएससी के थ्रू जीडी निकालती है, ठीक। तो ऐसे कारागार, एक रेलवे के क्या कहते हैं, पुलिस के कारागार होते हैं, एक राज्य के भी कारागार होते हैं, और राज्य में भी एक 2 प्रकार के कारागार होते हैं। तो यह भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, विवाह विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब देखिए सूची 1 दिया है, वह केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तीनों में से किसी में नहीं आता। आप देखिए विवाह, विवाह विच्छेदन गोद लेना, अगर आप कभी कचहरी गए होंगे तो आपने दिखा होगा विवाह विच्छेदन विभाग, ठीक। अगर परिवार से संबंधित कोई विवाद होता है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि उस पे, अब देखिए 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक के मुद्दे पे केंद्र तो एक था, लेकिन राज्यों ने अलग अलग स्तर पे विरोध किया। क्यों, क्योंकि वह दोनों सूची का विषय है। विवाह जो है वह केंद्र और राज्य दोनों इससे संबंधित कानून बनाते हैं। हर एक जगह, जैसे हिमाचल में क्या है, वहां पे एक
महिला के साथ 2 से 3 लोग, एक जनजाति है, विशेष जनजाति है, वह अलग अलग क्यों वहां पे भाग 6 में संरक्षण प्राप्त है अनुसूचित क्षेत्रों को, तो उसके तहत वहां पे कानून बनाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है। विवाह, विवाह विच्छेदन, गोद लेना, यह राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र भी कानून बनाता है। दोनों टकराव की स्थिति में जो हमारा केंद्र का जो कानून है, जो संघ का कानून है, वह मान। अगला सर, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, अब देखिए मैं आपसे कह रहा था 6वीं अनुसूची में अक्सर राज्य की जो बात आएगी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। और कौन सा एक राज्य यहाँ पे मिसिंग है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे एक और मिसिंग है, आसाम, ठीक है, आसाम, ठीक। इसका क्षेत्र जो है, ठीक, इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं में क्या है, 5, यहाँ पे 6ठी बात कहा गया। अब देखिए यहीं से हमें 5वीं भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब 5वीं में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, 5वीं में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 5वीं में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। 44 क्या हो जाएगा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु, अब देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियम कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक रोड बना रही है, अगर वह उस भूभाग को अधिग्रहित करेगी तो उससे संबंधित जो कानून बनाने की जो बात की गई है, वह कानून किसके तहत होगा। राज्य सुधार अधिनियम जो संवैधानिक अधिकार की बात की गई है, वह किसके तहत आएंगे, वह भी 9वीं अनुसूची के तहत ही आएंगे। वह भी कौन सी, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आएंगे। वह भी कौन सी आएंगे, 9वीं अनुसूची। ये 9वीं लिखा हुआ है, वो होवी लिखा हुआ है ना, या 9 है, ठीक। 7वीं में नहीं, पूर्व अनुसूची मतलब यहाँ पे ये 6 है, ठीक, 6वीं, ठीक, 9वीं अनुसूची में। कोहिला केस भारत के संविधान में किस अनुसूची से संबंधित है। अब देखिए पहली बात यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, कोहिला विवाद यह संविधान में कब आया, और यह जो विवाद है, यह विवाद किससे संबंधित है। यह विवाद किससे संबंधित है, यह 9वीं अनुसूची से संबंधित विवाद है। यह कब आया, यह 2007 में आया। इसका वर्ष एक बार पूछा हुआ है, एक बार इस विवाद से संबंधित अनुसूची पूछी हुई है, और इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, जो न्यायिक समीक्षा की जो बात की गई थी कोहिले केस में ही, न्यायिक समीक्षा के विषय में, कि अगर व्यक्ति चाहे अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़ना, त्यागना, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, और मेरी क्लास आपने की होगी, मैंने हमेशा कहा है किसी भी आर्टिकल को किसी से वरीयता दी गई है तो आर्टिकल 21 को सभी अनुच्छेदों में सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है। 46 भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में, कौन सा भी संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई। देखिए न्याय 3 प्रकार की बात की गई है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, बंधुत्व की भावना 1 प्रकार की, ठीक। यह बात पता होनी। देखिए कितना गजब सवाल पूछा है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय कहाँ परिलक्षित होते हैं, फंडामेंटल राइट में। सामाजिक और आर्थिक न्याय कहाँ परिलक्षित होते हैं, वह परिलक्षित होते हैं डीपीएसपी में, ठीक। अगला सवाल, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है कि सही व्याख्या करता है। अब जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसकी सही व्याख्या करने की बात की गई, तो सही व्याख्या कौन सा शब्द करेगा, धर्मनिरपेक्ष की सही व्याख्या, ठीक है, मतलब धर्म से निरपेक्ष, अर्थ में ही, सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ, धर्म से अलग की बात की गई। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसकी बात की गई है, ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है, संप्रभुता उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक गणराज, पंथनिरपेक्ष उल्लेखित है, संघीय। भारत का संविधान संघीय है कि क्या है, ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में उल्लेखित नहीं है। और यहाँ पे मैंने बार बार बोल रहा हूँ, संघीय संविधान के लक्षण आपको पता होने चाहिए, आपको एकात्मक संविधान के लक्षण पता होने चाहिए, ठीक। क्या होना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता
का वर्णन नहीं किया गया। भारत की संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी एक स्वतंत्रता नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से निकाल दिया गया? वह हमारा निकाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। सारी लड़ाई उसी की थी। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहने वाला विषय है। तो भारतीय संविधान में आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, यह कौन सा है? संविधान की आत्मा उद्देशिका है। यह एक सर्वमान्य मत है, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और आर्टिकल 32 है उसको कहा है। लेकिन अब आप लोग इसका जो उद्देशिका है उसका एक और नाम क्या है यह बताना है। जो एक बार सवाल पूछा है एलटी में 2018 में शायद सवाल पूछा था कि राजपत्री, राजनीतिक राजपत्री किसको कहा गया है? वह है उद्देशिका को ही राजनीतिक राजपत्री कहा गया है। भूमिका क्या है? अन्य नाम उद्देशिका के याद होने चाहिए। इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम की बात की है, घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन सा सबसे पहला वाद कौन सा आया था जिसमें यह घोषित किया है कि संविधान में उद्देशिका जो है वह हिस्सा नहीं है? नहीं, ये कौन सा है? हमारा बेरूवादीवाद जो आया था, कब आया था? 1960 में आया था। ये कब आया था? 1960 में आया था। केशवानंद भारती कब आया था? 1973 में आया था। इसमें कहा क्या कहा गया था? इसमें उस बात को कहा गया था कि यह आत्मा है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अब देखिए, शासन प्रणाली, भारतीय शासन प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली कैसी है? भारत की शासन प्रणाली कैसी है? भारत की शासन प्रणाली कैसी है? हाँ, तंत्रात्मक तो है ही है, अध्यक्षात्मक है नहीं है। लोकतंत्रात्मक क्या है? शासन प्रणाली नहीं है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब देखिए, दो बातें पता होने, कई बार देखिए, एक बार पिछली बार अभी इसने जो यूजीसी में एक एग्जाम हुआ है उसमें देखिए लोकतंत्र से संबंधित एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा उसने। जो गणतंत्र है, गणतंत्र वर्सेस लोकतंत्र पे सवाल पूछा है एक। अगर आप लोग में से कोई पेपर देने गए होंगे तो उनको पता होगा, लोकतंत्र वर्सेस गणतंत्र पे विभिन्न विभिन्न मतों पे एक सवाल पूछा है। तो भारत की व्यवस्था कैसी है? संसदीय व्यवस्था है। ठीक हो जाएगा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? देखिए, संसदात्मक व्यवस्था कहाँ पे सबसे पहले आरंभ की गई थी? भारत में सबसे पहले। देखिए, जो जहां की जननी होगी भारत, वहीं से वो सारी व्यवस्थाएं अपनी लेगा। तो कहाँ से लिया गया है? हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सही कौन सा है? क्या भारत का राज धर्मनिरपेक्ष राज है? क्या भारत का राज एक धर्मनिरपेक्ष राज है? संसदीय पद्धति की सरकार है? संघीय है कि क्या है? यह बताना है हमें। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है? संघीय व नीति तो है। केंद्र और राज्य के मत शक्तियों का वर्गीकरण तो है ही। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है क्या? अध्यक्षीय सरकार नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अध्यक्षीय सरकार नहीं है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पद्धति में समानता समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां, देखिए ये पूछ रहा है संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वह कहाँ निहित होती है? वह कहाँ निहित होती है? वह राष्ट्रपति। ठीक है, संघ की कार्य, अब यहीं से आपको पता होना चाहिए संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षणों की बात की जा रही है। अब देखिए, क्या एक लोकतांत्रिक गणराज्य है? क्या भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है? हाँ भाई, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप है सरकार का? हाँ भाई, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, और भारत की जनता में तो निहित है ही है। साथ में साथ भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। क्या यह व्यवस्था एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नहीं करती है। भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक है। साथ में साथ जब आपातकालीन प्रावधान आएंगे तो भारत का संविधान एकात्मक है। वह ये एक्सेप्शन केस है। चौथा काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा,
एक सही उत्तर का चुनाव करना। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, संप्रभु राज्य है, लोकतांत्रिक समाज है, भारत के एक समाज कल्याणकारी व्यवस्था है। यह चारों के चारों कथन सही है। क्या हो जाएगा? एक, दो, चार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? आप देखिए, भारतीय राजतंत्र की विशेषता बतानी है। भारतीय संविधान के राजतंत्र की विशेषता नहीं है। अब देखिए, राजतंत्र की विशेषता हमें पता होनी चाहिए और भारतीय संविधान के राजतंत्र अगर नहीं कह रहा है तो जो ये कह रहा है कि तानाशाही व्यवस्था कब स्थापित हो सकती है? जब जब सत्ता के जो सत्ता वाली सरकार है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, उसकी बात कर रहा है। सत्तावादी सरकार की बात की जा रही है। वह अपने हिसाब से सरकार, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी तो आप अगर सरकार में हैं तो भी आपकी होगी, और विपक्ष में अगर आप होंगे तब भी आपकी अकाउंटेबिलिटी। ठीक। अगला सवाल, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, कि ना कठोर है ना लचीला है? देखिए, ज्यादातर सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां पे वाद की स्थिति बनी होगी, जहां पे भिन्न विभिन्न मतों में मतभेद होगा। कुछ ने कठोर कहा, कुछ ने लचीला कहा। जिन्होंने वकीलों के रूप में देखा उन्होंने कठोर कहा, उन्होंने देखा कि इसमें हर जगह संशोधन, उन्होंने ये कहा। भारत का संविधान कैसा? आंशिक कठोर, आंशिक लचीला। ऐसा नहीं कि बहुत कठोर है बहुत लचीला है। अब इसने अर्धसंघीय व्यवस्था कहा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर के बिंदु कौन से हैं? अंतर के बिंदु, देखिए एक ही सवाल में इन्होंने अंतर के बिंदु पूछ दिया। क्यों? कि भारत की संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन ब्रिटेन की संसद अगर कानून बनाती है तो उसकी तुरंत न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा की जो बात की गई है वह नहीं है ब्रिटेन की संसद में। यह विशेष अंतर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? यह सवाल इसीलिए आने की मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस समय भारत कहा जाए कि इंडिया कहा जाए, इसके विषय में बहुत मतभेद चल रहे हैं। तो द यूनियन ऑफ इंडिया की बात कही गई, द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट नहीं, द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक। अब ये अगला सवाल बताइए, 64 नंबर, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अब देखिए, भारत की संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। हाँ भाई है, संघीय प्रणाली है। का तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य के मत शक्तियों के वर्गीकरण की बात की गई है। और जब 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 आपातकालीन स्थितियां होंगी तब जो हमारा संविधान है वह एकात्मक शक्ति की तरफ झुका हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा इसका? क्या दोनों? मैंने हमेशा बताया है कि जब भी ऐसे सवालों को पढ़ना है, हाँ, हमें क्या लगा देना है? कथन कारण में क्योंकि लगा देना है, क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये बात तो सही है, लेकिन ये संघात्मक व्यवस्था को स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये संघीय ढांचे को स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये उसको परिभाषित नहीं कर रहा है, ये उसका वर्गीकरण या उसकी बात नहीं कर रहा है, यह एकात्मक तत्व की बात कर रहा है। तो दोनों कथन सही हैं, परंतु उसकी व्याख्या सही है। 65 नंबर, कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, संघीय लक्षण से सवाल आएगा। अर्धसंघीय व्यवस्था किसने कहा है? कौन? वह पूर्ण रूप से लिखी हुई बात की गई है, तो अर्धसंघीय संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण क्या नहीं है? पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह एक संघीय लक्षण नहीं है। एकारी नागरिकता या एकात्मक लक्षण, तो स्वतंत्र न्यायपालिका एकात्मक लक्षण है। ठीक, बंटवारे की बात, यह एक संघीय लक्षण है। ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव है, सशक्त मिश्रण है, दोनों और संप्रभुता और विधायिकी और वित्त और न्यायिक शक्तियां की एक में जो है विभाजन की जो बात की गई है वह नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा इसका? देखिए, दोनों संघ और राज्य विधायकी संप्रभुता है। दोनों को कैसे विधायक, संघ और राज्य दोनों को कैसे संप्रभुता प्राप्त हो सकती है? नहीं प्राप्त हो सकती, केवल केंद्र संघ देखिए, हमारे पॉलिटी में संघ शब्द का प्रयोग है, केंद्र शब्द का नहीं।
एक विधायिका, वित्त और न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित नो। विधायिकी शक्तियां नहीं विभाजित है, वित्त शक्तियां भी नहीं विभाजित है, न्यायिक शक्ति। भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वह एकल न्यायपालिका है। यह जो हमें दिखता है यह उसके अंदर का वर्गीकरण है, व्यवस्था तो एक ही है। ठीक, तो दूसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा सही है, ए और केवल एक और केवल दो। इससे पहले जो मैंने व्याख्या अपनी दी थी उसी व्याख्या से सवाल है ये। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है स्थापित करता है। यह बात किसने कही है? भारतीय संविधान अधिक लचीला और इसके मध्य की जो बात की गई है, कठोर की बात की गई है, यह एक संतुलन की बात कौन कर रहा है? यह बात देखिए कौन कर सकता है? यह जिसने पूरा संविधान पढ़ा हो, केसी अय्यर ने एक सकारात्मक वर्गीकरण दिया। लिखित में से किसने कहा कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? भारतीय संविधान को संविधान के किसी तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान एकदम संघीय रहेगा, नहीं, संघात्मक के भी लक्षण है उसमें। ये किसने कहा है? हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। गणतंत्रीय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गणतंत्रीय व्यवस्था, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय व्यवस्था से सवाल पूछे जाते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा कौन सी नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, यह तो है ही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, ये हो ही। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान हो, तो एक ही व्यक्ति में नहीं, तो यह व्यवस्था गणतंत्री नहीं होनी चाहिए। एक राजा में ये सारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समान है? अब यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। यहाँ से एक सवाल हर एक एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, यह भारत के संविधान में तो दिखती है, अमेरिका के संविधान में नहीं दिखती है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, नहीं, यह अमेरिका के संविधान में है, भारत के संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यह भारत के संविधान में है। पॉकेट वीटो की शक्तियां दोनों में, अमेरिका और भारत दोनों में। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में इसी पॉकेट वीटो का प्रयोग 2003, माफ कीजिए 2003 में नहीं, 2006 में इसी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, केवल तीसरा। लिखित में से किस एक दशक में भारत की संघात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर जाती है? यह बात कर रहा है जब केंद्र मजबूत है, उसके बाद केंद्र का कमजोर होना, संघीय व्यवस्था के कमजोर के लक्षण सूचित कर रहा है। केंद्र में जब जब मिली सरकार बने, और मिली जुली सरकार बनने का जो दशक है वह कौन सा दशक है? इंदिरा गांधी जी का समय याद करिए, 1970 के दशक में, जब यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया, उनके चुनावी को रद्द करने की बात की, इसी संबंधित इच्छाएं हुई, वो 1970 के दशक की बात थी। भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बार बार मैंने आप लोगों से बोला है, यह सवाल कहीं ना कहीं आप लोग को दिखेगा। भारतीय संविधान के ध्वज में 21 तिल्लियां नहीं भाई, 21 तिल्लियां नहीं है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। भारत के हमारा जो ध्वज है उसका अनुपात कितना है? उसका अनुपात 3:4 नहीं, उसका अनुपात 3:2 है। तो इससे कौन सा कथन सही है बताना है। पहला तो हमारा सही है, तो केवल एक कौन सा है? पहले की है। ठीक, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने की बात कर रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बताइए। अनुच्छेद 12 से 35। अच्छा सा संविधान में अनुच्छेद 13 से संबंधित बातें देखिए क्या करा है। मुख्य
देश निम्नलिखित में से संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है? यह क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद की बात की जा रही है। समानता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18। 18 क्या कहता है? शेष जो प्रीति पर्स की बात की गई उसकी समाप्ति की बात की गई। ठीक। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। हाँ, अवसर की समानता। ठीक। 16 में। 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। ठीक। अस्पृश्यता से उन्मूलन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा एक विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है? मतलब कि एब्सोल्यूट पावर की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद पूर्ण नियंत्रण की बात करता है कि हम जो हैं सत्ता में व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता दी जाएगी? यह बात कर रहा है, पूर्ण नियंत्रण लागू की बात कर रहा है, आर्टिकल 14। मद्रास राज्य बनाम मेरा राजम 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप कौन सा मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ये मैंने आपसे क्या कहा, सारा सारा विवाद किसका विवाद था? सारा विवाद था हमारे संविधान में अस्पृश्यता को खत्म करना, भेदभाव को, आर्टिकल 15 को खत्म करना, भेदभाव के विरुद्ध आर्टिकल 15 को खत्म करने की बात की गई थी। आरक्षण के प्रावधान क्या क्या होंगे उसकी बात की गई थी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की बात की जा रही है? अवसर की समानता भारत के संविधान में कहाँ निहित है? आर्टिकल 16 के ए। और अब देखिए 3, 4, 5 आरक्षण से संबंधित है। नौकरियों में आरक्षण का जो व्यवस्था है, व्यवस्था क्या है उससे संबंधित है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? अब देखिए समानता के मौलिक अधिकार की बात की जा रही है। समानता का एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में क्या नहीं? आर्थिक समानता की बात अब नहीं की गई है, तो निकाल दिया गया। ठीक। भारतीय संविधान के में लिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है की बात की देखिए, सब क्या है? समानता से संबंधित है या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रतिपादित होता है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जा रही है। स्वतंत्रता कहां से कहां तक? छेद 19 से 22 तक है। ठीक। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्त करता है? प्रेस की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, 22 में संरक्षण है, एक इसमें क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? कि विधि के सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है, उससे संबंधित अनुच्छेद बताना। विधियों का समान संरक्षण, विधियों मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी को उसके प्राण से मुक्ति दी जाएगी, इसकी बात की जा रही है। यह अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 हमेशा याद रखिएगा। विधि की समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण है 14 में। ठीक। यह कमेंट आपका गलत है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण देता है? विदेश यात्रा, मैंने हमेशा कहा है, विदेश यात्रा या अपने मनपसंद व्यक्तियों से स्वतंत्र विवाह करने की जो बात की गई, विदेश यात्रा, यात्रा करना है ना, व्यक्ति की बात नहीं है, यात्रा की बात आ गई, वहां पे यात्रा करना 19 में आएगा। और अगर व्यक्ति विशेष की बात करेगा, यह जब व्यक्ति विशेष की बात करेगा, व्यक्ति के जीवन रहने की बात करेगा, जीवन रहना, वह क्या है? घूमना, वरीयता इसको देंगे यहाँ पर, फिर वरीयता इसको देंगे। ठीक। ऐसे समझना है, इसको वरीयता देंगे, दोनों सही है लेकिन ज्यादा सही है। लिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देता है? मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता किसको किसको दी गई है? क्या हमारे यहाँ आवास का अधिकार, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना पर, हाँ शहरी आवास योजना, ये सारे क्या है? आवास का अधिकार, आर्टिकल 21। विदेश यात्रा का आर्टिकल 19। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, इसकी बात भी संविधान में की गई है, लेकिन यह अभी समान रूप से हर एक जगह
लागू नहीं है, कुछ जगह प्राइवेट सेक्टर में है, तो उससे संबंधित आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, बच्चों के शोषण से संबंधित, बच्चों के शोषण से संबंधित बताना है, बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अधिकार है? हाँ, आर्टिकल 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए बात की गई, आर्टिकल आर्टिकल 20। ठीक, इस अपराध के अभियुक्त सर्वोच्च अपने गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, अपने विरुद्ध दोहरे दंड से संरक्षण, इसके इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, दोहरे दंड और अपने विरुद्ध गवाही। आर्टिकल 20 है, दोहरे दंड ये है। ठीक, लिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा है? छेद 20 का हिस्सा है, छेद 20 का हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा? अपने विरुद्ध गवाही देना, यातना के विरुद्ध निषेध का, दोहरे दंड की बात किसमें की गई है? ठीक, अपने विरुद्ध गवाही देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नहीं है, पूछा है ना। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन, बनाए गए व्यक्तियों से संबंधित आर्टिकल 22, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। बंदी बनाने की जो अवधि है वो हमारे यहाँ कितने महीने हैं? अगला सवाल, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण संविधान के अंतर्गत कौन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षण का संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है कि मंत्रिपरिषद करता है? हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, जहां पे भी जीएस आएगा सब जगह कौन सा सही नहीं है, अब सही नहीं है बताना है। ठीक है ना। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप तैयार करने में एक सदस्य थे, क्या के एम मुंशी संविधान के प्रारूप को तैयार करने में सदस्य थे? हाँ। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? हाँ, स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने में पंचायती राज स्तर की स्तर की संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है? नहीं, राष्ट्रपति यहाँ पे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम। ठीक, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 93 बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार और संवैधानिक अधिकार दिया गया है? क्या ना, सीधा हम जा सकते हैं। इस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल इसको। ठीक है, प्रलेख में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महात्मक रक्षक माना गया है? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक किसे माना गया है? कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हर्बी कॉर्पस, बंदे को प्रत्यक्ष करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक व्यक्ति के संरक्षण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित से कौन सी रिट जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रिट जारी करने की बात की जा रही है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रिट जारी करने की बात की जा रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भी हमारा हर किसी भी व्यक्ति से क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। आप लोग के जवाब धीरे धीरे आ रहे हैं। संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अब कैसा अधिकार हो गया है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अब एक कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक वैधानिक और कानूनी, ये दोनों जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक है, लिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार का लोप किया जा सकता है? किसके द्वारा संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकारों के लोप की बात कर रहा है? यह कब किया गया था? 44वां 42वां 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन
अधिनियम द्वारा यह कब हुआ था? यह हुआ था 1978 में। ठीक। देखिए में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? 6 मूल अधिकारों में नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, खुद का अधिकार। क्या भारतीय संविधान में विरोध और विधि के समक्ष समान संरक्षण प्राप्त है? 6 मूल अधिकारों में नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? विरोध का अधिकार जो है वो मूल अधिकार में हमारे आर्टिकल 19 में विरोध के अधिकार की बात। बस, चलिए 100 सवाल तक जो जो बने हुए थे उन सबको धन्यवाद। निम्नलिखित में से बताना है मूल अधिकार विदेश नागरिकों को प्राप्त है, विदेश नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त? अरे भैया, हम सभी को थोड़ी विधि के समक्ष क्षमता विधियों का समान संरक्षण दे सकते हैं? कोई भी उठ के चला जाएगा कि हाँ मुझे कुएं में नहाने नहीं दिया गया। ठीक, एक विशेष व्यवस्था की गई, नहीं की जा सकती विदेश नागरिकों के समक्ष। क्या विदेश नागरिकों को यह अधिकार नहीं है? विधियों का समान संरक्षण नहीं प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? भारत में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ठीक है, तो विधि के समक्ष का क्या हो जाएगा? नहीं, इसका क्या हो जाएगा? इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, वो सभी को नहीं प्राप्त है। यह जो है हमारा, यह जो है हमारा का क्या हो जाएगा? 100 नंबर जो सवाल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बी है ना, यह हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, यह केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक, का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा? जो केवल सभी व्यक्तियों को प्राप्त एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधियों के समान संरक्षण का समान संरक्षण। ठीक है, लिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार भारत के सभी उपलब्ध नहीं है? भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है की बात कर रहा है। भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है की बात कर रहा है। कौन कौन सा अधिकार? ये तो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है ना, इसको हटा दीजिए। भेदभाव के विरुद्ध, ठीक है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, ये सभी व्यक्तियों को नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी व्यक्तियों को नहीं है। तो भेदभाव के विरुद्ध भेदभाव किया जा सकता है ना विदेश नागरिकों में, विशेष प्रिविलेज तो दिया जाता है ना, कोई एनआरआई आता है तो तभी देखने को मिल जाता है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? यहाँ से सवाल देखिए अक्सर पूछता है, कब पारित किया गया? 1976 में पारित किया गया। किसके दबाव में? यूनाइटेड नेशन के दबाव में। ठीक, ऐसे तत्व क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है बस। ठीक, अगला, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जा रही। समान कार्य के लिए समान वेतन कैसा अधिकार है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जो किसमें जुड़ा हुआ है? यह है आर्टिकल 39 के घ में। ठीक, अगला बताना है लिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है, यह डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है। ध्यान के अनुच्छेद हैं और वह किससे संबंधित विषय हैं? छेद हैं और विषय हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों का गठन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40 है। काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार आर्टिकल 41 है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है। कृषि और कृषि के गठन की बात की गई है, पशुपालन आर्टिकल 48 है। ABCD, ठीक, सीधा सीधा। लिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन सवाल लगातार पूछा हुआ है। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण, ये किसमें है? 40 नहीं, यहाँ पे क्या है? 50 है। ठीक, बाकी सब सही है। सैद्धांतिक संकल्पना बतानी है, वह संकल्पना किससे संबंधित है यह बताना है। ठीक, बताइए आप लोग। सैद्धांतिक संकल्पनाएं हैं, वह संकल्पनाओं का जो संबंध है
से संबंधित है। अब दीजिए इसका। सही है। देखिए, एकात्मक मानववाद की बात कौन कर रहा है? एकात्मक मानववाद मतलब है मानव हुआ चाहे जानवर हुआ, सबको जीवन जीने का अधिकार है। यह बात की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है। संपूर्ण क्रांति की बात की गई कि क्रांति करो, अधिकार लो। हमारे किसने की? जयप्रकाश नारायण। उग्र मानववाद की बात किसने की? एम एन रॉय ने। आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किसने किया? हमारे आत्मसम्मान आंदोलन का जनक पेरियार को कहा जाता है। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, तो क्या हो जाएगा? ठीक। ऐसे ही सवाल आएंगे अब की बार, ऐसे ही सवाल आपको आएंगे। अपनी आत्मा सम्मान को दांव पे लगाकर जीवित रहना अभी शोभित है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी हो। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन कौन कह सकता है? यह भी हमें पता होना चाहिए, जिस काफी अपमान सहा हो। यार, ठीक। विवेकानंद ने वेदांत की व्यवस्था व्याख्या के अनुसार हिंदू धर्म का सार क्या क्या और पारंपरिक अद्वैत वेदांत किस प्रकार भिन्न है? पारंपरिक अद्वैत वेदांत से यह किस प्रकार भिन्न है? अब देखिए, पारंपरिक अद्वैत वेदांत के ये विपरीत है। ये कहते थे फुटबॉल भी खेलो। तुम्हें धर्म शास्त्रों की जितनी आवश्यकता है उसी के साथ साथ तुम्हें क्रीड़ा, वो कहते थे स्वस्थ शरीर है तभी स्वस्थ आत्मा हो सकती है। पारंपरिक ज्ञान दर्शन के ये हमेशा विपरीत थे। विवेकानंद व्यापकवादी थे, व्यापक दृष्टिकोण में थे। ठीक। तो यह परंपरागत अद्वैत के विपरीत थे। विवेकानंद निरपेक्षता के व्यापक उत्कृष्ट विश्वास रखते थे। वह मानव के विकास में विश्वास रखते थे, व्यक्ति विशेष के विकास में विश्वास रखते थे। अगला सवाल, गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ है? गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ क्या है? गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ है नैतिक मूल्यों के आधार पर एक समान समाज। वह कहते थे राज्य समाज विहीन हो। गांधी जी ने क्या कहा? राज्य विहीन समाज की बात की गई। अब ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, राज्य विहीन की बात इन्होंने की और किसने की? हमारे कार्ल मार्क्स महोदय ने की। उन्होंने भी यही बात की कि जो नैतिक मूल्य वूल्य जैसी बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की। उन्होंने कहा जो मजबूत रहेगा उसी का नैतिक मूल्य मान्य होगा। पेरियार पीवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया? इसके पक्ष में। पीवी रामास्वामी का संबंध किसके पक्ष में है? उन्होंने पक्ष दिया कि यार तुम मानव को मानव नहीं समझ रहे हो। हाँ, तुम जानवरों के प्रति वैसा भाव जैसे दीनदयाल उपाध्याय के जो सिद्धांत उनका खंडन उन्होंने किया था। उन्होंने मानवीय गरिमा की बात की थी कि मानव की तो गरिमा रखो, मानव की गरिमा सर्वोच्च है, फिर पशु और इसकी गरिमा है। ठीक। पंडित रमाबाई ने अपने द्वारा जुटाई गई धनराशि से बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन कहाँ शुरू किया गया? शारदा सदन का जो प्रारंभ है वह कहाँ किया गया? अक्सर लोग लगाते हैं कलकत्ता, लेकिन शारदा सदन का जो पंडित रमाबाई ने गठन किया वह वही है। ठीक। गांधी जी विश्वास करते थे, गांधी जी किसमें विश्वास करते थे? साधन साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते थे। साधन साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि अगर साधन पवित्र नहीं है साध्य कैसे पवित्र होगा? साध्य पवित्र नहीं है तो साधन कैसे पवित्र हो सकता है? वो दोनों को न्याय संगत कर, दोनों की पवित्रता की बात करते थे। साधन साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, इसकी बात गांधी जी करते थे। अगला सवाल, आर वालिस के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियां थी: विश्व प्रतिष्ठ,
विश्व अस्वीकृता और विश्व समायोजन आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? जो इन्होंने जो आंदोलन की बात की थी ना, वैश्विक अर्थ स्तर पे जो वैश्विक स्तर पे जो सामाजिक जो धार्मिक भेदभाव जो चल रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने एक व्यापक आंदोलन शुरू किया था। जो जो नया नहीं था, वह पुरातन पद्धतियों के खिलाफ थे और कुछ कुछ पक्ष में पुरातन पद्धतियों के साथ थे। ये नया एक धार्मिक आंदोलन था। वह किस पक्ष में साथ थे? वह एक व्यवस्था मिलने के पक्ष में हमेशा साथ थे। ठीक। पर्यावरण नारीवाद के अनुसार पुरुष को अवसर, देखिए मैंने आपसे बार बार कह रहा है, ये एक नया टर्म चला हुआ है इस समय, पर्यावरण नारीवाद, इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म की बात की जा रही है। क्यों? कि आपने देखा होगा राजस्थान में कुछ मुद्दे हुए, उत्तराखंड में, वहां पे नारियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आई हैं। और वो जो आगे आई है, ये सारे विषय, ये जो सारा जो संदर्भ है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हो गए यहाँ से, इसीलिए सवाल आएगा आपको निश्चित रूप से। यहाँ से देखेगा पर्यावरण नारीवाद से सवाल मिलेगा। मनुष्य की वाद कारणों से निर्भरता प्रकृति के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। ठीक। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अधिकतर राजनीतिक दलों को कैच ऑल पार्टीज कहा है? कैच ऑल पार्टीज कहा है, और क्यों कहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये क्यों कहा गया है? इसका 20 से अधिक, ऑटो क्लिचमोन ने इसका 20 से अधिक पार्टियों ने विरोध किया था। 20 से अधिक पार्टियों ने कहते थे पकड़ लो, सब पकड़ के रखो। ठीक। शाम दाम दंड भेद लगाओ, सब लगाओ। रेमंड अरोड़ा की 1955 की पुस्तक द ओपिनियन ऑफ द इंटेलेक्चुअल के मुख्य तर्क क्या थे? 1955 में जो उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसके मुख्य मुख्य पक्ष क्या थे? के मुख्य पक्ष जो थे, उन्होंने, इसमें ये बात ही नहीं है, इन्होंने क्या कहा है, मुझे उन्होंने मार्क्सवादी जो सिद्धांत है ना, उसका समर्थन किया है। सिद्धांतों का तर्क के रूप में फ्रांस के जो इसके गठन में जो निर्माण किया, उसका समर्थन किया है। ये तीनों बातें नहीं है। डी ऑप्शन। सूची 1 और सूची 2 को संतुलित करना है। ठीक। रॉबर्ट मिल्टन ने क्या लिखा है? रॉबर्ट मिल्टन ने क्या लिखा है? ठीक है। सवाल आप लोग समझ नहीं पाए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि ये क्या है, ये है ए, ए है इसका, और ये आर है। रॉबर्ट मिल्टन क्या ये इसकी बात करते हैं या इसकी बात करते हैं? हाँ, रॉबर्ट मिल्टन प्रभुता के रूप की शक्ति की बात करते हैं। ठीक है। स्टॉलिन किसकी बात करते हैं? निर्भरता और प्रभुता की शक्ति के संबंध में बात करते हैं। एथुलिन ग्रांडी किसके संबंध में बात करते हैं? और माइकल फोकलैंड किसके संबंध में बात करते हैं? ठीक। ये सवाल ऐसे ऐसे नए प्रकार के सवाल बनेंगे। अभी तो इसका स्ट्रक्चर कई बार हमें स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा सवाल का। वह सिद्धांत जो तर्क देता है जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, के लोकतांत्रिक बनने और लोकतांत्रिक बनने के लिए संभावनाएं अधिक होती हैं। यह कथन किसका है? यह बता रहा है लोकतांत्रिक बनने की जो बात है, वह बात कैसे आई। यह बात एक शास्त्रीय आधुनिकरण, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो थी, वह पुरातन व्यवस्था थी क्या? पुरातन व्यवस्थाएं तो नहीं थी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सबको अधिकार देने की बात की गई। राजनैतिक व्यवस्था सिद्धांत किसके ने? उन्होंने दावा किया कि सभी राजनीतिक प्रणालियों को कुछ राजनीतिक कार्य, उन्होंने कहा भैया विपक्ष में भी अगर कोई बैठा है, उसके भी कुछ दायित्व होने चाहिए, उसे भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो यह किसने कहा है? हमारे गैब्रियल ऑलमैंड ने कहा है। यह इन्होंने विपक्ष की भी बात की है, इन्होंने ही विपक्ष की बात की थी। विपक्ष जो सत्ता नहीं में नहीं है, सत्ता में जो कल होंगे, को भी कुछ कार्य दो। युवा संसद की बात की जा रही है। ठीक।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कठोरतम आलोचक हैं? आधुनिकता के सिद्धांत के कठोरतम आलोचक इसे कहा गया है? क्या हो जाएंगे? सर हेनरी मैन हो जाएंगे, सर हेनरी मैन हो जाएंगे। अगला सवाल, इसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। निर्णय के विषय में ये रे ए किल्सन महोदय हैं, रे ए किल्सन महोदय हैं। इस राजनीतिक विचारक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं को और भय को। अब भय, वही बात आएगी, भय का जन्म कैसे होता है, भय को कौन परिलक्षित कर रहा है? भय और प्रेम के संदर्भ में हमारे थॉमस हॉब्स महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही है, जहां राज्य अगर भयभीत नहीं रखेगा जनता को, जनता उसकी अवहेलना कर देगी। ठीक, ये बात। पैन ऑप्टिकल निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? पैन ऑप्टिकल जो है वह किस अवधारणा का उदाहरण है, यह बताना। वह किसका है? जेल महोदय का है। लिखित में से कौन सी एक रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? एक संविदावादी विचारक की रचना नहीं है, यह कौन किसकी हो जाएगी? ऑन लिबर्टी। ठीक, ऑन लिबर्टी। इस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% कर दी गई थी। पहले कितनी थी? पहले कितने भी लोग मंत्रिपरिषद हो जाते थे। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन। ठीक, जल्दी जल्दी बताइए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? 1998 में, जब आतंकी हमले प्रारंभ हो गए थे बहुत तेजी से भारत में। शास्त्रीय भाषाओं को अपनाने का सही कालक्रम बताना है। शास्त्रीय भाषाओं को अपनाने का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले कौन सी भाषा अपनाएंगे? सबसे सबसे प्राचीन भाषा जो है वही सबसे पहले अपनाई गई। तमिल सबसे प्राचीन है, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर उड़िया। तमिल और संस्कृत में तमिल ज्यादा प्राचीन है संस्कृत से, कई लोग कहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि संस्कृत ज्यादा प्राचीन है तमिल से। ठीक, अभी ये विवाद का विषय है। मानव चेतना स्वतंत्रता की परिकल्पना करती है। स्वतंत्रता में अधिकतर निहित होते हैं और अधिकार अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा है? यह बात कर रहा है कि जो स्वतंत्रता है वह अधिकारों की मांग करती है, और अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वह स्वतंत्रता की जो परिलक्षित होने वाली जो बात है वह कैसे होगी? वह हमारे ग्रीन महोदय ने की है, ग्रीन महोदय ने। निम्नलिखित में से किसने स्व संबंधी और दूसरे संबंधी कार्यों के बीच अंतर किया है? स्व संबंधी कार्यों और दूसरे के संबंधित कार्यों, वो की नेतृत्व क्षमता की बात किन्होंने की थी? किसका नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व क्षमता की बात की थी। इन्होंने लीडरशिप क्वालिटियों की बात की थी। ठीक है, अगला सवाल, भाषा में चुनाव सुधार के संदर्भ में वीवीपैट का अर्थ है? वीवीपैट, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वीवीपैट का अर्थ क्या है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक, ठीक है, वीवीपैट का अर्थ क्या है? मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। प्रकृति के सिद्धांत में मनुष्य को महान जंगली के रूप में किसने वर्णित किया है? कहा गया है कि पुरुष जो है वह एक जंगली है। रूसो ने कहा है, रूसो ने किस किताब में कहा? रूसो की प्रसिद्ध किताब का नाम लिखिए। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य के वर्ग सिद्धांत को कौन प्रतिपादित कर रहा है? राज्य के वर्ग सिद्धांत को कौन प्रतिपादित? मार्क्स ने भी कहा है, एंग्लो ने भी कहा है, लेनिन ने उसका व्यवहारात्मक रूप कहा है। इन्होंने कहा है कि उसको सामाजिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। इन्होंने उसके आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत किया। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूहों को एक गुमनाम साम्राज्य कहा है? दबाव समूह, देखिए किसान संगठन आके काम करते हैं ना, वो सब एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं। किसान कानून सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है, अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहा है। देखिए, जो सम्मिलित नहीं है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत जो है
वह अधिकार पूर्व नागरिकों और पूर्व सामाजिक होना चाहिए। हाँ भाई, होना चाहिए। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अधिकारों को कानूनी कानूनी ढांचे के रूप में भी, हाँ ठीक, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत होना चाहिए। अधिकार रीति रिवाजों के तुष्टिकरण के द्वारा होना चाहिए। यथार्थवादी सिद्धांत जो है वह अधिकार मनुष्य की शक्ति में नहीं निहित होते हैं, वह परंपरावादी सिद्धांत में निहित होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यथार्थवादी सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत में निहित होते हैं। निम्नलिखित विचारों का उनका ये जो है राजनीतिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित मतें जो दी गई हैं, यह मत किसके द्वारा कब दिया गया है यह हमें पता होना चाहिए। ठीक, बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान का व्यापक अवधारणा की बात की जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा जो राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। हाँ ये है। यह सिद्धांत और शोध परक है, हमेशा शोध तो होते नहीं। पूर्णतः वैज्ञानिक है, पूर्णतः नैतिकवादी नहीं, नैतिकवादी तो है ही नहीं। पॉलिटिक्स नैतिकवादी कहाँ हो सकती है। ठीक है, पूर्णतः वैज्ञानिक भी नहीं है। ठीक है, यदि यह अच्छा रहा राजनीतिक विज्ञान होगा, दार्शनिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। चाहिए की बात की जाती है तो वैसी चीजें हो सकती हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे, हमारे हमारे चार्ल्स डेविड भी थे, हेरोल्ड भी थे। यह तीनों तीनों हमारे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा गया है। राजनीतिक शास्त्र का पिता सबसे पहले हमारे एरिस्टोटल को कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। उसने राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है कि सारी की सारी चीजें, हाँ सारी की सारी चीजें जो है वह राज्य की ही होंगी, वह किसकी होंगी, लोभी। ठीक, अगला सवाल, इसने राज्य का एक प्रकार वर्णन किया है कि यह पूर्ण विज्ञान में समझदारी है, संपूर्ण कला में समझदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में समझदारी है। राज्य को एक समझदारी की अवधारणा के रूप में कौन कह रहा है, वो एडमंड बर्क महोदय कह रहे हैं। एडमंड बर्क महोदय कह रहे हैं। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है, वो एक बार 2018 में आई थी। किताब का नाम बताइए आप लोग, जिसने पढ़ा होगा उसके याद होगा। अगला सवाल, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है। राज्य के विषय में यह कौन कह रहा है, वो जेलेंस्की कह रहे हैं। अराजकता के शासन के मतलब ये राज्य विहीन की समाज की बात कर रहे हैं। ये राज्य को बहुत सत्ता नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजतंत्र जो व्यवस्था है वह व्यवस्था स्थापित हो किसके द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के सुख में। वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात इन्होंने की थी अपने व्यवस्था में। ठीक, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है। रक्त संबंध समाज, रक्त संबंध समाज की बात की जा रही है। ठीक है, यह कौन कह रहा है, यह यह कौन कह रहा है, मैककाइवर महोदय कह रहे हैं। ठीक है, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। हॉब्स महोदय ने व्यक्ति की संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा जो व्यक्ति नहीं कर सकता वह राज्य की रक्षा क्या करेगा। आत्मरक्षा की बात इन्होंने की थी। ठीक, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका होती है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसकी होती है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका होती है रक्त संबंधों की, धर्म की, शक्ति की, राजनीतिक चेतना की, आर्थिक गतिविधियों की। आर्थिक गतिविधियां जहां होंगी वहीं पर राज्य विकास करेगा। आर्थिक भूमिका, राजनीतिक चेतना होनी चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे देश को। ठीक है, राज्य हमारा कैसा होगा, किस अवधारणाओं के साथ होगा। अनेकवादी किसमें विश्वास रखते थे, अनेकवादी क्या कानून में विश्वास रखते थे। जो अनेकवादी होंगे क्या वो कानून में विश्वास रख सकते हैं, अनेकवादी जो होंगे क्या वो कानून में विश्वास रख सकते हैं, नहीं, वो सांकेतिक अधिसत्ता की में विश्वास रखते हैं। यह क्या कहा जा रहा है, चैप्टर ठीक, अगला सवाल देखिए, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। न्याय का
वितरणात्मक सिद्धांत मतलब कि न्याय जो होना चाहिए वह, न्याय की बात की जाए कि न्याय एकदम अब्सोल्यूट नहीं, एक बार अगर आपने दे दिया दे दिया। न्याय की बात हमेशा आएगी तो हमेशा जॉन लॉक्स को हमेशा पसंद कीजिएगा, जॉन लॉक्स और हॉब्स को याद रखिएगा। हॉब्स न्याय के विषय में क्या कहता है, न्याय कब राज्य दे सकता है, भय के कारण कि प्रेम के कारण। ठीक, अगला सवाल, किसने न्याय को न्याय उचिता के रूप में घोषित किया है, न्याय को न्याय उचिता के रूप में घोषित किया है, यह कौन घोषित कर सकता है, यह कौन घोषित कर सकता है, यह जो उदारवादी विचारक हो, जॉन जॉन लॉरेंस। ठीक, निम्नलिखित में से किसने घोषित किया कि न्याय औचित्यपूर्णता है, न्याय जो है वह औचित्यपूर्ण मतलब एब्सोल्यूट की बात की गई है। जो जो जब भी कोई ऐसा विषय आए तो वहां पे वो व्यक्ति वो होगा जो उसको बात को यह कहे कि न्याय जो है वह प्रकृति की देन नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है, मानव केंद्रित है, मानव ने उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे तो शक्ति होगी, जिसके पास शक्ति होगी वही आगे आएगा। अगर हिरन भाग गया तो भाग गया, फिर शेर भूखा रहे। जॉन लॉरेंस। ठीक, निम्नलिखित में से किसने एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता बताई है, नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता, नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बाध्यकारिकता, बाध्यकारिकता। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है, एक कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है हमारा एक माध्यम पे कि राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, राज्य किस उद्देश्यों के कारण नागरिकों का भला करेगा। ना साधन साध्य वाली बात की जा रही है, माध्यम हो कल्याण करने का, चीज के माध्यम से राज्य स्थापित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है, एक औद्योगिक राज्य बन गया है, तो ये कौन है हमारे ग्लैमथर्न। ठीक, अगला बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक दंड का एक सिद्धांत नहीं है, दंड का एक सिद्धांत नहीं है, बताना दंड का एक कौन सा सिद्धांत, सही कहा, वितरणात्मक सिद्धांत। एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में कौन से किस ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या हो जाएगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया। उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी 100 करोड़ रुपया अगर किसी कंपनी ने कमाया, 40 करोड़ रुपया वो अपने पास रख दे, 60 करोड़ रुपया जो है वह जनता की भलाई के लिए लगा दे। ठीक, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन कर रहा है, हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस पे विश्वास किया था, उन्होंने योजना भारी उद्योगों पे विश्वास किया था, अगर राज्य के एकाधिकार साधनों के भी शुद्धता पे विश्वास किया था। उन्होंने किस पे विश्वास किया था, उन्होंने विश्वास किया था साधन की भी शुद्धता पे विश्वास किया था, सत्ता के राजनीतिक राजनीतिक बात गांधी जी ने नहीं करी थी। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत का मैकियावेली, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, प्राचीन नहीं, देखिए प्राचीन भारत का नहीं, आधुनिक भारत का अंबेडकर किसको कहा जाता है, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक, लेकिन मैकियावेली प्राचीन भारत का कहा जाता है कौटिल्य को। ठीक है, किसको कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। ठीक, और आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है राज्य के सिद्धांत की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, वह संबंधित है क्या कहते हैं, सरकार की कला से संबंधित है और राज्य के सिद्धांत से भी संबंधित है। क्या वह दोनों से संबंधित है, वह किससे संबंधित है, वह दोनों से संबंधित है, ए और सी हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था कि दंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उन्होंने कहा था दंडात्मक सिद्धांत, अगर कोई गलत कर रहा है, राजा भी गलत कर रहा है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। ठीक, कौटिल्य के किस स्वामी का अर्थ है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, वो जो मात्र अमात्र की जो बात की गई है, अर्थ देखिए जो स्वामी की बात की गई है, ठीक है, वह राजा के लिए बात की गई है,
मात का अर्थ किसके लिए, कोश का अर्थ किसके लिए, मित्र का अर्थ किसके लिए है, यह भी सवाल समय समय पर पूछा गया है। अगला अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है। विधि के शासन से निकटतम संबंधित है, विधि के शासन से निकटतम संबंधित तत्व कौन सा है। विधि का शासन, विधियों का समान शासन, यह एक संविधानवाद की अवधारणा है। ठीक, विधि का शासन जो है वह क्या है, यह एक संविधानवाद की बात है। यह संविधानवाद क्या है, वाद अगर किसी शब्द में आ रहा है तो वह उसकी आत्मा है, वह उसकी इच्छा शक्ति है, वह उसकी विल पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। र, जो रोमन स्कूल जो एक ही विचारधारा, यह यहाँ पे कहने का मतलब है एक ही विचारधारा से सिमरों की बात की जा रही है, सिमरों की बात की जा रही है। ठीक, दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत, दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत, क्या व्यक्ति को दंड पे ही बल देना चाहिए कि बदले की भावना होना चाहिए, कि किस पे आधारित होना चाहिए। उसने कहा है दंडात्मक सिद्धांत कहता है कि अगर आपको कोई एक लाठी मारे तो आप भी मारो। ठीक है, बदले का सिद्धांत होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन का चुनाव करना है, सही कथन का चुनाव करना है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति विश्वास और इतिहास की उपज है, नहीं भाई। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान करता, कोई संरचना राजनीतिक संस्कृति नहीं प्रदान करती। राजनीतिक संस्कृति समान संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हाँ, एक अवधारणाएं हैं राजनीतिक शास्त्र में, राजनीतिक संस्कृति में, कहने का मतलब कि सत्ताओं का जो हस्तांतरण हो रहा है वह किस आधार पे हो रहा है, वह उसकी बात कर रहा है। तो राजनीतिक संस्कृति समान संस्कृति का अभिन्न अंग है। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण में विश्वास की संकल्पना नहीं है। भाई विश्वास की संकल्पना तो है ही है, राजनीतिक शास्त्र विश्वास की संकल्पना पे कार्य कर रही है। इसमें से कौन सा राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है, संगठक कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा। अभिनव विश्वास हो जाएगा, मूल्य अभिरुचि भी हो जाएगा, प्रभावी अनुक्रिया भी हो जाएगा। जो व्यक्ति परक हित है, व्यक्तियों के हित की बात नहीं करता, ये राज्य के हित की बात करता है। भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार प्रस्तुत किया गया। जो अथॉरिटीज दी गई, तो अथॉरिटीज दी गई वह किस आधार पे कि समाज में भेदभाव ना किया, सबको संरक्षण प्राप्त हो, समानता के विचार को, समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुपाति देखिए, आप एब्सोल्यूट सिद्धांत की बात, आप सबको समानता नहीं दे सकते, आप सबको समानता नहीं दे सकते, कुछ लोगों को आपको समानता देना पड़ेगा। यह भारत के और राजनीतिक विषयों के जो जनक थे उन्होंने भी अपनी बात कही। वो किसने कहा है, अरस्तु महोदय ने कहा है। ठीक है, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणवादी न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है। उन्होंने समानुपातिक बात की थी ना, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट स्वतंत्रता किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो अनुपातिक और समानुपातिक समानता की बात और स्वतंत्रता की बात इन्होंने करी थी। अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन कर रहा है, हमारे अरस्तु महोदय कर रहे हैं। रूसों के राजनीतिक विचारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। रूसों के राजनीतिक विचारों में किसका उल्लेख मिलता है, तो वह हमें पता है समान इच्छा, जनरल विल की बात उसने की है। ठीक है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है। क्रांति जब भी जन्म लेगी वह एक असमानता के कारण ही जन्म लेगी, इसीलिए वह कथन किसका है, अरस्तु का है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत कहा है। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए किसका कथन गलत है। ठीक है, तो यह क्या कह रहा है, सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों को लागू होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो गलत है सभी प्रतिबंधों का अभाव, अगर कोई प्रतिबंध ही नहीं रहेगा तो अभाव तो जन्म लेगा ही लेगा। ठीक, अगला सवाल, किसने दबाव समूहों के एक अज्ञात साम्राज्य की बात की गई है। अज्ञात साम्राज्य की बात की गई है, किसने अज्ञात समूहों को अज्ञात समूहों को किसने कहा है, हमारे जो ये
एस ई फाइबर महोदय, एस ई फाइनर महोदय। ठीक। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किसने समूह के उच्च स्थिति को, समूह का जो उच्च स्थिति होगा वह किसके पास होगा, इसकी बात की गई है। नव बहुलवाद की बात की जा रही है। नव बहुलवाद में जो हमारा व्यापारिक संघ होगा, एक कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के लोग, बात की सत्ता जो है वह धन के पास होनी चाहिए। जो धन जिसके पास होगा उसी के पास सत्ता जाए, इसकी बात इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थक करता है, हिंसा के माध्यम का समर्थक करता है? कौन सा समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? जो प्रदर्शनकारी समूह होगा, प्रदर्शनवादी होगा, वह संरक्षण करेगा। किसने कहा कि यह शब्द जनमत समानता लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करते हुए प्रस्तुत हुआ है, जो उन्हें अथवा समुदाय के हितों की प्रभावित करने से संबंधित है? समुच्चय हितों को प्रभावित करने से संबंधित अधिकार की बात कौन सी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो हमारे जेम्स फाइनर महोदय ने किया। यह कथन इंपॉर्टेंट है, इसको रखाइए, ये हूबहू फंसेगा एग्जाम में। यह किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन के यंत्र बनी हुई एक व्यवस्था है? यह किसने, कौन कह रहा है दलीय प्रणाली को? एक गिल क्रॉस्ट महोदय ने, गिल क्रॉस्ट महोदय। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक के अध्ययन में यथार्थवादी सिद्धांत का अंग ये नदी है? यथार्थवादी, यथार्थवादी की बात नहीं की गई, यथार्थवादी की बात नहीं की गई। यह कौन सा सिद्धांत है? सामूहिक हित जो होगा वो यथार्थवादी। सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है। सौदेबाजी किस सिद्धांत का आधार है? सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है एक संधि का आधार है, संधि और वार्ता होनी चाहिए। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक का सिद्धांत मुख्यतः आधारित हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक का जो सिद्धांत होता है वह किस पे आधारित होता है? वह आधारित होता है सत्ता की राजनीतिक एकीकरण पे आधारित होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण को दर्शाता है? कौन सी बात वैश्वीकरण को दर्शाती है? कौन सी बात वैश्वीकरण को दर्शाती है, यह हमें पता होनी चाहिए। कौन सी बात वैश्वीकरण को दर्शाती है? ठीक है, राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय। ठीक है, ये बात सही है। राजनीतिक अस्थिरता वैश्वीकरण को थोड़ी दर्शाएगी। ठीक। सूचना का बढ़ावा देना। ठीक है। बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता ये भी दर्शाएगी। तो पहला, तीसरा, चौथा। ठीक। अगला सवाल, मानव अधिकार की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है। मानव अधिकार की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। ठीक। और वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिधा का उदय हुआ है। विश्व परिदृश्य में एक नए परिधा का उदय हुआ है। वह परिधा कौन सा है? तीसरे युद्ध के रूप में कहा जाए, जिसको विकासशील देश के रूप में, जो अल्प विकसित देश के रूप में, तीसरी दुनिया के देशों के रूप में, जो विकसित भी नहीं है विकासशील भी नहीं है, उनको रखा गया है। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित है। शीत युद्ध का जो वाक्यांश है वह मूलतः संबंधित है। वह किससे संबंधित है? वह यूएसएसआर और यूएसए से संबंधित, वह यूएसएसआर और यूएसए से संबंधित है। एक सभी के लिए तथा समी एक के लिए सामूहिक रक्षा की बात यह कथन कही गई है। यह कथन कौन कहेगा? जो कलेक्टिव, मार्कनेथो ने कहा है, जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा। ठीक। अगला सवाल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है, इसका कार्यक्षेत्र है, इसका कार्यक्षेत्र किससे संबंधित है? इसका कार्यक्षेत्र किससे संबंधित है? अगर किसी का भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, इससे संबंधित है। अभी जो हमारा अभी आक्रमण जो हुआ है ईरान पे, जो युद्ध की जो बात की गई, वो सीधा मानवाधिकार की बात करने लगा है। ये हमारे मानवाधिकार, हमारे देश के मानवाधिकार, एक व्यक्ति विशेष के मानवाधिकार की बात कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्यों की संख्या होता है? अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। अस्थायी कितने हैं? 5 हैं। ठीक। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की मैंने कितना कहा? 5। ठीक। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? निर्णय निर्माण
प्रक्रिया के सिद्धांत के समर्थक। उन्होंने नहीं कहा कि कोई निर्णय एक व्यक्ति विशेष ले सकता है। H.A. मॉर्गनेंथो ने कहा है सामूहिक निर्णय होता है, समाज का निर्णय होता है, राज्य का निर्णय होता है, व्यक्ति विशेष का कोई निर्णय नहीं होता। इसकी बात इन्होंने कही थी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रतिक्रिया की संकल्पना राजनीतिक शास्त्र में की थी? प्रतिक्रिया के सिद्धांत की संकल्पना की बात की जा रही है, वह कौन कर रहा है? वो हमारे बैटलर महोदय कर रहे हैं, बैटलर महोदय कर रहे हैं। प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है, यह मतलब कि कर्ताओं के मध्य एक संबंध की बात कर रहा है, जिसमें अपने कार्य के प्रति जो निर्भीकता से कार्य कर सके उसकी बात कर रहा है। वो कौन है? हमारे रॉबर्ट ए जॉल महोदय। ठीक, अगला सवाल बताना है। ठीक है, प्रभावकर्ताओं के लिए जो अन्य कर्ताओं से अपने कार्य को अभिप्रेरित करे और उस कार्य को करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं का निर्वहन करे, वो रॉबर्ट जॉल है। दोनों में अंतर है। प्रमोशन शब्द लिया गया प्रोविंस से के किस भाषा का शब्द है? वह किस भाषा शब्द है? वह एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति जो है वह अमेरिका की देन है। वह कहाँ की देन है? अमेरिका की देन है। ठीक है, अगला सवाल बताइए। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का हृदय का संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32। ठीक है, निम्नलिखित में किस विषय एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आत्मा कहा है? सेम। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को। ठीक, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार जो है आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? छीना नहीं जा सकता। कौन सा अधिकार आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता, यह बताना है। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता? वह है आर्टिकल 23, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 23। ठीक, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता? आपातकाल के दौरान भी कौन सा अधिकार नहीं छीना जा सकता? हमारा जीवन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। आप सब लोगों ने अभी 202 MCQ देखे, अब आप लोग की एनर्जी मुझे लग रहा है हो गई है डाउन, तो इसीलिए इस एनर्जी को बनाए रखिए। अगला सत्र भी आप लोग को देखना है और सवालों की संभावना मैंने बता दी है। आपको कई सवाल इस सेशन से मिलेंगे, भगा भगा के देख लीजिएगा, स्पीड में 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन फंस जाएंगे और एक दो क्वेश्चन को मर्ज करते हुए भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, आज का सत्र आप लोग को कैसा लगा? जो लाइव आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाइव नहीं आए अपने यार दोस्तों को भेजिए। एग्जाम से पहले एक बार इस सेशन को देख लें, फास्टली रिवाइज हो जाएगा, मेरी बातें कान में गूंजेंगी और एग्जाम में आपके ऑप्शंस टिक हो जाएंगे। ठीक, तो आज का सेशन आप लोग का ये कैसा रहा? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताइए और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब लोगों को आपकी परीक्षा के लिए अभी से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और निश्चित हो कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा और सवाल 80% सवाल आपको सही करने हैं, 10% छोड़ने हैं, 10% गलत होने हैं और सिलेक्शन हो। 70% सवाल आपके सही होंगे और आपका सिलेक्शन। बस जिस दिन आपके सवाल फंस गए आपका सिलेक्शन हो गया। बस यही आपकी मानसिकता मैच कर गई, आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप सभी लोग को आपके परीक्षा के लिए स्मार्ट विजन तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, तरफ से शुभकामनाएं। प्रार्थना करूंगा महादेव आप सबका कल्याण करें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं एक बार जरूर परीक्षा से पहले वहां जाइए, मन को शांत रखिए और पेपर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, आप सब लोग का दिन मंगलमय हो, सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।